हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो हम लोग कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कॉस्टिंग का मीनिंग कि कॉस्टिंग क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग मेथड्स जैसे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में जो है स्टडी किया था। तो आज इस लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम यहाँ पर जो है समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमारा यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग है और इससे रिलेटेड ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हमें प्रोसेस कॉस्टिंग को अच्छे से समझना होगा ताकि आप आसानी से यहाँ पर उसके आंसर जो है कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो किस तरह की कंपनी यहाँ पर फॉलो करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो ऐसी कंपनीज, ठीक है, ऐसी कंपनीज जो कि यहाँ पर लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करती है और उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कई प्रोसेसेस से होकर यहाँ पर गुजरती है, वो कंपनी जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो यहाँ पर क्या बनाती है, शर्ट्स बनाती है और वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है। और ये शॉर्ट है ना, वो यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर गुजरती है और लास्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस है, ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और यहाँ पर हमारा प्रोसेस 3। तो जब भी हम शर्ट्स बनाते हैं तो वो पहले प्रोसेस 1 में आता है, फिर प्रोसेस 2 में जाता है और प्रोसेस 3 में जाता है और इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शर्ट जो है बन के तैयार हो जाता है। यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कई प्रोसेसेस में या फिर स्टेजेस में हम यहाँ पर जो है कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो शर्ट बन रही है ना, तो प्रोसेस 1 में क्या होता है, हमारे कपड़ा जो होता है जिससे हम शर्ट बनाते हैं उसकी यहाँ पर कटिंग की जाती है। क्या की जाती है? सिर्फ यहाँ पर कटिंग की जाती है और कटिंग करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस 2 वालों को सौंप दिया जाता है और वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, बटन्स वगैरह जो लगाने होते हैं, कॉलर कफ लगाने होते हैं, वो यहाँ पर जो है इसमें लगाते हैं। और उसके बाद प्रोसेस 3 में जाकर इसके ऊपर कलरिंग वगैरह की जाती है, जो भी कलर यहाँ पर जो है दिया जाना चाहिए, और उसके बाद हमारी यहाँ पर शर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है आपको? तो ये हमारा क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है वो यहाँ पर कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की यहाँ पर कॉस्ट निकालती है, तो वो यूज करती है प्रोसेस कॉस्टिंग का, जिसके अंदर वो क्या करती है, हर एक प्रोसेस की, जैसे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, इसकी यहाँ पर सेपरेटली कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करती है। सेपरेटली का मतलब क्या है कि प्रोसेस 1 में जो काम हुआ है उसकी कॉस्ट पहले निकाल ली, उसके बाद प्रोसेस 2 में जो काम हुआ है उसकी कॉस्ट निकाल ली और प्रोसेस 3 में जो काम हुआ है उसकी यहाँ पर कॉस्ट लगाई और बाद में उनको यहाँ पर वो मर्ज करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेती। अगर एग्जांपल के मान के चलो प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट आई थी वो 50,000 की आई थी, प्रोसेस 2 में जो कॉस्ट आई थी वो क्या आई, 50,000 की आई थी, प्रोसेस 3 में जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ पर 50,000 रुपये। ठीक है, तो मान के चलो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आई, यहाँ पर 1,50,000, कितनी हुई, 1,50,000। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि 1,50,000 जो हमने खर्च किया है वो कितने यूनिट्स हमने यहाँ पर बनाई है। तो मान के चलो ये जो यूनिट्स थी वो हमारी यहाँ पर कितनी थी, 10,000 रुपये की। कितनी थी हमारे यहाँ पर, 10,000 रुपये की। तो हम जब यहाँ पर इसको 10,000 से जो है डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 1,50,000 को जब हम यहाँ पर 10,000 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे निकल के आती है 15 रुपये पर यूनिट। क्या निकल के आती है, 15 रुपये पर यूनिट कॉस्ट जो है निकल के आती है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, बाद में इसको टोटल करके टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर निकाल ली जाती है। क्लियर है आपको? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज और प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। यानी कि एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी ईच स्टेज यानी कि ईच प्रोसेस की हम कॉस्ट जो है वो यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ लॉसेस। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ लॉसेस। अब ये लॉसेस क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, ठीक है, प्रोसेस 3 हो गया। जब हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटीज होती है कि कुछ यहाँ पर वेस्टेज है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर जो है कपड़े की कटिंग की प्रोसेस 1 में कपड़े की कटिंग की, ठीक है, हो सकता है ना कि कपड़ा गलत कट गया जिससे आपका मटेरियल क्या होगा, वेस्ट हो गया, तो वो क्या है, एक तरह का लॉस है। ऐसे ही आपने जब बटन्स वगैरह लगाए तो हुआ क्या कि कुछ बटन जो है वो गलत लग गए या फिर टूट फूट गए,
उससे भी हमारा लॉस हो गया। इसके बाद कलरिंग में भी हमने कुछ कलर मंगाए थे, वो गिर गए जिसकी वजह से वो खराब हो गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर लॉसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन के वक्त हमें यहाँ पर जो है देखने को पड़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी हमारी लॉसेस की टाइप है। पहली क्या है, नॉर्मल लॉस, दूसरी क्या है, अब नॉर्मल लॉस, तीसरा क्या है, मैसिव लॉस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी ये जो टाइप है फर्स्ट एंड बी, ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी, ये हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर लॉसेस होते हैं वो या तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आते हैं या फिर वो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, अब नॉर्मल लॉस जो है होते हैं। अब ये होते क्या है, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस की, कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। तो सिंपली देखो, नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो एक्सपेक्टेड होता है, हमें लगता ही है कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे ना तो ये जो लॉस है वो होना ही होना है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है, देखो कुछ प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो हम मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उसकी नेचर ही ऐसी होती है कि जब हम उसको यूज़ करेंगे ना तो कुछ ना कुछ उसकी वेस्टेज होगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, हम शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, हम शर्ट्स बना रहे हैं, उसके लिए हमने रॉ मटेरियल क्या लिया है, कपड़ा लिया है, ठीक है। तो शर्ट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़े की कटिंग करते हैं। तो कटिंग के बाद यहाँ पर कुछ हमारे कपड़े के हिस्से ऐसे बच जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं रहते, छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारे मटेरियल की नेचर ही ऐसी है, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस ही ऐसा है कि ये जो छोटे छोटे कपड़े की वेस्टेज है ये तो होनी ही होनी है। तो ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल लॉस होती है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो दूं आपको, तो जैसे मान लो अगर आपको पावर के लिए डीजल वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन के लिए मशीन चलाते हो वहां पर डीजल का यूज करते हो, तो डीजल के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर धूप में उसको रख दिया जाए तो वो इवापोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है हवा में, तो वो भी हमारा नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में ही आ जाता है। ऐसे लीकेज वगैरह हो गई, ये भी नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, बिल्कुल भी हमें नहीं लग रहा होता कि ये लॉस भी हमें हो सकता है। तो ये जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। जैसे मान के चलो हमारी फैक्ट्री थी, ठीक है, फैक्ट्री थी, उसमें लग गई आग, क्या लग गई आग, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो मटीरियल था वो सारा जल गया। तो ये क्या है, लॉस है, पर क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। ये हमारी प्रोडक्ट की नेचर की वजह से नहीं है, ये एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से हमें यहाँ पर लॉस जो है हुआ है। तो ये दो टाइप के हमारे यहाँ पर लॉस होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, सपोज अ कंपनी produces 10,000 liters of fruit juice by processing 12,000 liters of fruit pulp, यानी कि कंपनी जो है यहाँ पर 10,000 लीटर जो है वो फ्रूट जूस बनाती है, जिसमें वो जो है 12,000 लीटर ऑफ फ्रूट पल्प, यानी कि जो हमारे फल होते हैं ना उसका यहाँ पर यूज करती है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इट इज एक्सपेक्टेड एज सम ऑफ द फ्रूट पल्प विल बी लॉस्ट ड्यू टू एवापोरेशन, स्पीलेज एंड अदर रीजन, यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 12,000 लीटर ऑफ फ्रूट पल्प हम यूज कर रहे हैं ना उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जो है यानी कि फ्रूट पल्प जो है वो खराब हो जाएंगे, वो हवा में उड़ जाएंगे या फिर वो लीक हो जाएंगे, मतलब कि लॉस हो जाएगा उनका। तो ये किस तरह का लॉस है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए, नॉर्मल लॉस इज अ करेक्ट आंसर। क्या है, नॉर्मल लॉस इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो ये जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं ना उसमें जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो हवा में इवेपोरेट भी हो सकती है, स्पिलेज भी हो सकती है, लीकेज भी हो सकती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल गेन अराइजेस, ठीक है। अब हमने लॉसेस की बात की, अब गेन की भी बात कर लेते हैं। देखो बिजनेस में लॉस भी होता है और गेन भी होता है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि एबनॉर्मल गेन कब अराइज होता है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, सिंपली देखो ऐसा गेन जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, हमें लगता ही नहीं है कि ये गेन हमें यहां पर हो सकता है। अब कैसे ये गेन अराइज होता है, सिंपली देखो, आपने मान के चला जो हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें जो नॉर्मल लॉस होगा ना वो कितना होगा, यहाँ पर 50,000 रुपये का होगा, ठीक है। पर एक्चुअली में जब आपने प्रोडक्शन की तो वहां पर आपको जो नॉर्मल एक्चुअल लॉस हुआ, यानी कि आपने एक्सपेक्टेड लॉस माना था 50,000 रुपये का, पर जो आपको यहाँ पर एक्चुअल लॉस हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर 30,000 रुपीज का होगा। तो आपके 20,000 रुपये यहाँ पर बच गए। तो ये 20,000 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, जो कि हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। तो यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है, इफ द एक्चुअल लॉस इज लेस देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस, अगर हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम होगा तो वो हमारा यहाँ पर एबनॉर्मल गेन अराइज होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ द एक्चुअल लॉस इज मोर देन एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस मोर देन एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस होगा तब होगा, तो ऐसा बिल्कुल में नहीं है। उसके बाद द एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस, यानी कि एक्चुअल लॉस हमारा इक्वल होगा एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस के, तो ये भी हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को यहां पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जॉइंट प्रोडक्ट्स, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहां पर ट्रू है रिगार्डिंग द जॉइंट प्रोडक्ट। पहला देखो, पहले हमें जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग समझना है कि जॉइंट प्रोडक्ट बेसिकली यहां पर क्या होता है। तो
सिंपली देखो जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, हम प्रोडक्शन करते भाई एक यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर हम यहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम एक रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सिंपल यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, पर एक पॉइंट पे जाकर क्या होता है कि इस रॉ मटेरियल से ना हमारे यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, दो प्रोडक्ट यहाँ पर जो है बन जाते हैं। तो ये जो दो प्रोडक्ट है ना वही हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। यानी कि जब हम यहाँ पर एक ही रॉ मटेरियल को यूज करें, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करें और आगे चलकर वही जो हमारा रॉ मटेरियल है वो एक पॉइंट पर आके जो है दो प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो दो प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं ना कॉमन प्रोसेस और कॉमन रॉ मटेरियल से, वही हमारे क्या कहलाते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारी मिल्क वाली कंपनीज होती है, यानी कि जो दूध का काम करती है ना, तो वो क्या करती है, जैसे वेरका हो गई, हमारी सुपर हो गई, ये दूध का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, यहाँ पर मिल्क रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, ठीक है, वो एक सिंपल यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक पॉइंट पे जाकर जब हमें यहाँ पर मान लो कि बटर बनाना है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि दूध से हमारा यहाँ पर एक तो बटर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, जो हमारा मक्खन है वो बन जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमारा यहाँ पर एक लस्सी भी बन जाती है, एक ड्रिंक होती है, बटर मिल्क नाम है उसका, वो भी हमारे यहाँ पर जो बन जाती है। यानी कि जब आप यहाँ पर बटर निकालना चाहते हो, आप यहाँ पर मक्खन निकालना चाहते हो दूध में से, तो जब हम मक्खन निकाल लेते हैं तो उसके बाद एक प्रोडक्ट हमारा और भी उसके साथ साथ में बन जाता है, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, बटर मिल्क यहाँ पर जो है कहलाता है, जो कि हमारी लस्सी होती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट जो है कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो यहां पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जॉइंट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वो हमारे यहाँ पे ट्रू है रिगार्डिंग द जॉइंट प्रोडक्ट। तो पहला क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन अ सिंगल प्रोसेस। जो हमारा यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर सिंगल प्रोसेस में जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रॉ मटेरियल एक है, जो हम यहाँ पर प्रोडक्शन की प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो भी एक है, पर एक पॉइंट पे जाके हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट ऑलवेज हैव अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर जो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट होता है उसका एक यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट भी जरूर यहाँ पर जो है होता है। अब सेपरेशन पॉइंट यहाँ पर है क्या, तो बेसिकली देखो जब हम यहाँ पर एक कॉमन प्रोसेस फॉलो करें तो जिस पॉइंट पर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेपरेशन पॉइंट, जहां पर हमारे जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट आर ऑलवेज ऑफ अ इक्वल इंपॉर्टेंस। जो हमारे यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा इक्वल इंपॉर्टेंस के ही यहाँ पर होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पर मिल्क से बटर बनाया है, हमने यहाँ पर मिल्क से बटर बनाया है और यहाँ पर हमने जो है इससे बटर मिल्क बनाया, तो ये दोनों प्रोडक्ट ना हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी कि हमने इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के पर्पस से ही इस प्रोसेस को यहाँ पे जो है फॉलो किया है, तो इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए यहाँ पर इक्वल ही होगी। क्लियर है? तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है रिगार्डिंग द जॉइंट प्रोडक्ट। क्या है हमारी, करेक्ट है रिगार्डिंग द जॉइंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, इन विच कॉस्टिंग मेथड ए बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज वन जॉब एंड कॉस्ट ऑफ दिस कंप्लीट बैच इज अनस्टेबल। यानी कि एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट यानी कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं उनका एक बैच जो है वो उसको हम एक जॉब के तरीके से ट्रीट करते हैं और उन सभी की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर एक साथ में अस्टेन की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दूसरा क्या है बैच कॉस्टिंग, तीसरा क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी बैच कॉस्टिंग इज अ करेक्ट। बैच कॉस्टिंग हम वो कंपनीज फॉलो करती है जो कि यहाँ पर सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो हम मार्कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मार्कर बनाते हैं, ठीक है, कंपनी सिर्फ मार्कर बनाती है ना, तो वहां पर देखो जो वो मार्कर बना रही है वो सारे एक जैसे, उनके ऊपर जो कॉस्ट होगी वो भी यहाँ पर जो है सिमिलर ही होगी। तो वो क्या करते हैं ना, यहाँ पर हमारे जो मार्कर्स हम बनाते हैं, ठीक है, उसके सिंगल यूनिट की कॉस्टिंग करने के बजाय वो क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट उनका ना एक बैच बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 50,000 मार्कर्स का एक यहाँ पर बैच बना दिया और इस बैच को हम एक जॉब के तरीके से ट्रीट करते हैं और इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और इस बैच की पूरी ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट होती है उसे हम यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर जो है अस्टेन कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट भी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं 10,000 यूनिट्स यहाँ पर बना रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर एक मार्कर को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर बैच कॉस्टिंग जो है वो कहलाता है, बैच कॉस्टिंग जो है यहाँ पर
कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होती है। तो सबसे पहले टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होती क्या है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस्टिंग मेथड, यहाँ पर कॉस्टिंग मेथड के ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा। कॉस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं कॉस्ट की प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि जब हम एक बार कॉस्टिंग मेथड चूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चूज कर लिया कि हमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज करना है, यानी कि हमें हर ऑर्डर का यहाँ पर कॉस्टिंग जो है वो अलग से करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें ये डिसाइड करना होता है हमें टेक्निक कौन सी यहाँ पर यूज करनी है। टेक्निक इन द सेंस कि हमें किस कॉस्ट को जो है यहाँ पर कंसीडर करना है, किस कॉस्ट को हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर बताऊँ, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है, हमारी यहाँ पर टेक्निक होती है। उसमें क्या होता है कि हम ऐसे कॉस्टिंग करते हैं कि हमने जो ऑलरेडी कर लिए होते हैं इनकर, यानी कि हमने जो कॉस्ट यहाँ पर ऑलरेडी हमने पे कर दिया होता है उस कॉस्ट को हम उठाते हैं और उससे प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉस्टिंग मेथड हमारा यहाँ पर क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, हमें हर जॉब की अलग से कॉस्टिंग करनी है। पर टेक्निक हमारी यहाँ पर क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो कॉस्ट हमने इनकर कर ली है उसके बेस पर हमें यहाँ पर जो है कॉस्टिंग करते हैं। तो आई होप आपको इसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर टाइप होती है यहाँ पर कॉस्टिंग, तो आंसर यहाँ पर बता दूं, ये चारों के चारों ही हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग की टेक्निक होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो एक एक करके अब क्वेश्चंस की हेल्प से इनको यहाँ पर देखते हैं कि ये कॉस्टिंग मेथड्स होते क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का यहाँ पर मीनिंग, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो हमने कॉस्ट इनकर कर ली होती है उसके बेस पे प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। यानी कि इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉस्ट इनकर कर लेते हैं, कॉस्ट खर्च कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट जो है वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक कार बनाई, ठीक है, जिसके ऊपर उसने 2 लाख रुपए मटेरियल पे खर्च किया, 2 लाख रुपए इसने लेबर पे खर्च किया, 2 लाख रुपए मटेरियल और 2 लाख रुपए यहाँ पर लेबर पे और 1 लाख रुपए इसने अदर एक्सपेंसेस पे यहाँ पे जो है खर्च किया, ठीक है। इसने खर्च कर लिया, उसके बाद यहाँ पर ये कार की कॉस्ट जो है इस कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट की, कितनी है, 5 लाख रुपए। तो ये जो टेक्निक है वो हमारी क्या है यहाँ पर, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जिसमें ऑलरेडी हमने जो कॉस्ट इनकर की है उसके बेस पर हम कॉस्ट जो है कैलकुलेट करें। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन कर रही है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की, तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकर्ड कॉस्ट, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पर डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट का, जो यहाँ पर हमने एक्चुअली कॉस्ट जो है इनकर कर दिया एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ और प्रोडक्शन, यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम एक्वायर कर रहे हैं गुड्स को, तो हमने जो ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट इनकर की है उसके बेस पर हम इसको डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या, इट रिलाइज ऑन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और ऐसा, ठीक है। यानी कि ये जो मेथड होता है वो यहाँ पर जो हमने पास्ट में एक्चुअल कॉस्ट इनकर की होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, उसको उसके ऊपर रिलाई करता है और उसके हिसाब से ही कॉस्टिंग करता है। तो ये स्टेटमेंट डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्या, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग प्रोवाइड्स अ रेट्रोस्पेक्टिव व्यू बाय कंसीडरिंग द रियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, यानी कि ये हमें एक रेट्रोस्पेक्टिव व्यू देता है, हमें प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, कंसीडरिंग द रियल कॉस्ट, यानी कि जो हमने रियल कॉस्ट यहाँ पर इनकर किया उसके बारे में। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग समझते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक उसकी यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर जो है फिक्स कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट, हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना कॉस्ट ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, ए पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर मार्केट में रिसर्च की और उसने जाना कि एक कार को बनाने के लिए यहाँ पर जो बनाना चाहता है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट 5 लाख रुपए लगता है, यानी कि 5 लाख रुपए में नॉर्मली ये कार बन के रेडी हो जाती है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर कार को बनाने से पहले 5 लाख रुपए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इस कार को बनाने की 5 लाख रुपए कॉस्ट आती है। और ये जब आप फाइनली कार को बनाना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाता है, यानी कि वो कोशिश करता है कि वो जो है यहाँ पर इस कॉस्ट के अंदर में ही इस कार को यहाँ पे जो है बना ले। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो डिसाइड करनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि हम फाइनली प्रोडक्शन यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंडर होता है वो क्या होता है कि हमने यहाँ पर जो भी एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर इनकर की होती है उसे यहाँ पर कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ।
जैसे मान के चलो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट रखा था 5 लाख रुपए, पर 6 लाख रुपए यहाँ पर जो है खर्च आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और हमने देखा कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर जो है आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हमें कंपैरिजन करने पे ये डिफरेंस मिला, अब इसके हम रीजंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि तीसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जो वेरियांस आया उसको एनालाइज करना कि ये वेरियांस किसकी वजह से आया, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया। और जैसे हम रीजन फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उसको एलिमिनेट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम से हमारी यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी हेल्पफुल होती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि हम इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करते हैं, उसको कंपेयर कर पाते हैं, डिफरेंस आता है तो रीजन फाइंड आउट कर पाते हैं और उसको यहाँ पर जो है दूर कर पाते हैं। क्लियर है। अब क्योंकि आप मीनिंग समझ चुके हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर दोगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व सेटिंग प्री डिटरमाइंड प्लान कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। यानी कि ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं, ओवरहेड होते हैं, उनके पहले से ही एक यहाँ पर कॉस्ट जो है डिटरमाइन कर देता है। यानी कि एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, ठीक है, प्लान कॉस्ट होती है, जो कि हम इसमें डिसाइड जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद इट सर्व्स अ बेंचमार्क और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर टू एनालाइज वेरिएंसेस, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, वो एक बेंचमार्क के तरीके से यहाँ पर काम करता है, जो कि हमारे कंपैरिजन में हेल्प करता है, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है, ताकि हम वेरिएंस एनालिसिस अच्छे से यहाँ पर कर सके। उसके बाद इट अलाउज द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से क्या होता है कि हम यहाँ पर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही है। देखो, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। पर अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कम है और एक्चुअल कॉस्ट हमने ज्यादा इनकर कर दी है, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्या है, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले देखो मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है वो हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहला जो स्टेप होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो क्या होता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट पे हमने कॉस्ट इनकर किया, जो भी हमने प्रोडक्ट पे टोटल कॉस्ट इनकर किया है, उसका सेपरेशन करना है। क्या करना है, सेपरेशन करना है। किसमें सेपरेशन करना है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में। किसमें, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये फिक्स रहता है, यानी कि ऐसे कॉस्ट जिसके ऊपर प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे प्रोडक्शन 0 करो या फिर आप 100 यूनिट्स करो, ये कॉस्ट हमारी सेम ही रहने वाली। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो आपने यहाँ पर फैक्ट्री रेंट पे ली है, तो वहां पर आप 10,000 पे रेंट पे करते हो, तो अगर आप प्रोडक्शन 0 कर रहे हो तब भी 10,000 पे करो, अगर आप प्रोडक्शन 100 यूनिट्स कर रहे हो तब भी 10,000 पे करो, आप अगर यहाँ पर 10,000 यूनिट करो तब भी 10,000 पे करो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन के लेवल से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। यानी कि अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर आपने प्रोडक्शन डिक्रीज कर दी तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान के चलो रॉ मटेरियल, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, रॉ मटेरियल आप यूज करो, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, अगर आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो कम रॉ मटेरियल लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारा यहाँ पर जो फोकस होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का। अब ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सिंपली देखो, जो भी आपकी यहाँ पर सेल्स की होती है, जो भी आपकी यहाँ पर सेल्स होती है, जब उसमें से आप यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेते हो, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेते हो, तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो कहलाता है। जैसे मान के चलो आपकी जो सेल्स थी वो 10,000 रुपए की थी, ठीक है, आपके जो वेरिएबल कॉस्ट थे वो 5,000 रुपए के थे, तो 5,000 रुपए हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन जो है वो कहलाता है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हमने सेपरेशन की हुई है, हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया, तो सिंपली देखो, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो जो है कैसे हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने प्रोडक्ट एक्स बनाया जिसपे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने 10 रुपए की, तो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आप रिकॉर्ड करोगे ना, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आई है, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही यहाँ पर इंक्लूड करोगे। और जैसे जैसे
आप चेंजेस करते हो तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने की वजह से हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या चेंज आता है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और सेपरेशन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद देखो हम इसमें कैसे प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पता करते हैं, तो सिंपली देखो जो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के साथ सेट ऑफ करते हैं। हमारे जो भी फिक्स कॉस्ट है उसके साथ सेट ऑफ करते हैं। मान के चलो आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो 2000 रुपए के थे, तो यहाँ पर देखो जो डिफरेंस आएगा ना वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो तब कैलकुलेट होता है जब हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट जो है आएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें यहाँ पर जो है मैसेज करके बता सकते हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अब ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहला क्या है, इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन वॉल्यूम। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ही फोकस करता है और उसका यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है यानी कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसके साथ क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट सेग्रेट्स कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। यानी कि ये क्या करता है, जितने भी हमारे कॉस्ट होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट्स में जो है यहाँ पर सेगमेंट करता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर जो है वो कर सके। उसके बाद देखो क्या, इट हैज डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये जो है हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर समझाया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, वो डिसाइड करने में हमारी यहाँ पर हेल्प करता है और साथ के साथ ब्रेक इवन पॉइंट को भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमारा यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है। यानी कि उसकी जितनी भी सेल्स हो रही हैं, जितनी भी यहाँ पर सेल्स हो रही हैं, वो यहाँ पर टोटल कॉस्ट को कवर जो है वो कर पा रही है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी सेल्स कितनी है, 50,000 रुपए की, ठीक है, वेरिएबल कितने, कॉस्ट कितने यहाँ पर 20,000 रुपए की, कंट्रीब्यूशन कितने यहाँ पर 30,000 रुपए के, फिक्स्ड और कितने हमारे यहाँ पर 30,000 रुपए के, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी सेल्स 50,000 रुपए की है, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पर जो है डिसाइड हो जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो 50,000 की सेल। अगर कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो 50,000 से ज्यादा सेल करे, अगर लॉस कमाना है, यानी लॉस तो कोई कमाता नहीं, फिर भी अगर कंपनी को लॉस होगा अगर उसने 50,000 से कम सेल्स यहाँ पर जो है की है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो सभी की सभी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। सॉरी। नेक्स्ट देखो क्या है, विच कॉस्टिंग टेक्निक assigns all cost including both variable fixed cost to the units of production। यानी कि इसमें से यहाँ पर हमारी कौन सी ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो कि यहाँ पर ऑल कॉस्ट जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं बोथ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के साथ, वो जो है यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो पहला देखो क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और चौथा क्या है हमारा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे यहाँ पर क्या है, तो सिंपली देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग जब प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके कॉस्ट में हम लोग यहाँ पर जितने भी फिक्स कॉस्ट होते हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, उन दोनों को ही हम यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं, उन दोनों को ही हम यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं। क्लियर आपको? जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमने प्रोडक्ट बनाया एक्स, ठीक है, उसमें क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट पे हमने खर्च किया 10,000 रुपये और वेरिएबल पे हमने खर्च किया 20,000 रुपये। तो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 30,000 रुपीज़ आएगी। क्या होगी, 30,000 रुपीज़ यहाँ पर जो है आएगी। तो ये हमारे क्या थे, कॉस्टिंग टेक्निक से। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ, एक बार फिर से रिवीजन कर लें, तो यहाँ पर देखो, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट इनकर की होती है उसके बेस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट की बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन कर पाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट में जो हमारा आ रहा था वो था हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फिक्स कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है उन दोनों को ही हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर होता है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया
तो अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।